हिंदी की पाठशाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको कक्षा 6 बसंत भाग 1 का पाठ 2 जिसका नाम है बचपन, इसको पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में ये जो दिख रही हैं आपको, ये लेखिका हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन की कुछ घटनाओं को याद करते हुए ये रचना लिखी है। ये जो रचना लिखी गई है, जैसे अभी तक आप कहानी सुनते थे और नाटक सुनते थे, निबंध सुनते थे, उसी प्रकार से एक विधा है संस्मरण। तो ये जो विधा है जिसमें इन्होंने ये बचपन की स्टोरी अपनी लिखी है, संस्मरण। संस्मरण का मतलब होता है बच्चों कि अपनी कोई भी पिछली बातों को याद करते हुए कलात्मक शैली में जब हम लिखते हैं तो वह कहलाता है संस्मरण। तो आज देखते हैं कि ये जो लेखा है, जिसने लिखा है, उस लेखिका का नाम, ये जो आप देख रहे हैं, इनका नाम क्या है बच्चों? इनका नाम है कृष्णा सोबती। क्या नाम है? कृष्णा सोबती जी। ये जो हैं हिंदी की बहुत अच्छी लेखिका हैं और इन्होंने कई प्रकार के पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। तो आइए आज देखते हैं कि इस पाठ में क्या उन्होंने अपने बचपन की घटनाएं लिखी हैं। देखिए, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी लेखिका कह रही हैं कि मैं आपको अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे इतनी कुछ बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। यानी कि जब लेखिका ने यह पाठ लिखा था उस समय उसकी अवस्था जो है अमूमन 50+ होगी, यानी 50 साल से ऊपर की हुई जब उन्होंने ये अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते हुए लिखा। इसीलिए कहा कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी या नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ या मौसी भी हो सकती हूँ। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। यानी जो कृष्णा सोबती हैं उनको लोग क्या कहते हैं? जीजी कहकर ही पुकारते हैं। यानी हम दीदी को कहते हैं ना जीजी। तो ये कह रही हैं आगे इस पाठ में क्या बता रही हैं, जीजी कहकर ही पुकारते हैं। फिर आगे इन्होंने कहा, हाँ मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी। सयाना कहते हैं जब व्यक्ति चतुर हो जाता है, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी, शताब्दी कहते हैं बच्चों 100 वर्षों के समय को, ठीक है, जहाँ 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो शताब्दी कहते हैं। इस समय बच्चों हमारी जो सदी चल रही है वो 21वीं सदी चल रही है, यानी 2020 चल रही है। और ये कह रही हैं कि पिछली शताब्दियों में पैदा हुई, यानी कि सन 1900 के आसपास इनका जन्म हुआ था, तो पैदा हुई। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। यानी लेखिका अपने बचपन की बातों को याद करते करते अपने कपड़े और किस रंग के कपड़े पहनती थी इसका जिक्र कर रही हैं, इस बातों को याद कर रही हैं। और आगे क्या कह रही कि अब मेरा मन करता है कि सफ़ेद पहनूं। जैसे जैसे लेखिका जो है बड़ी होती जा रही हैं उस प्रकार से उनके कपड़ों को चुनने में उन्होंने रंगों को गहरे की जगह हल्के रंगों को वरीयता देना प्रारंभ कर दिया है। आगे लिखा है गहरे नहीं हल्के रंग, यानी कि हल्के रंग पहनना चाहते हैं अपनी उम्र के साथ। बच्चे छोटे होते हैं तो रंग बिरंगे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ही क्या होता है कि हम लोग अपने कपड़ों के रंग को हल्का करते जाते हैं। मैंने पिछले दशकों में, दशक का मतलब होता है कि 10 वर्षों के समय को क्या कहते हैं? दशक। तो पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, इन तरह तरह के कपड़े पहने हैं। पहले मैं फ्रॉक पहनती थी, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यानी ये सब जो परिधान हैं जो समय के साथ बदलते जा रहे थे। लेखिका ने कहा कि मैंने ये सब चीज़ें पहनी हैं अपने बचपन में। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। यानी कि चूँकि संस्मरण की घटना है तो लेखिका अपने बचपन की ड्रेस के बारे में कह रही है कि वो मुझे याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। यानी पहले जिस तरीके से कपड़े बनते थे उसके बारे में लेखिका बता रही है। एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, फ्रिल कहते हैं झालर को। यानी लेखिका कह रही है कि अपने कपड़ों के बारे में मैंने इतनी इतनी सारी तरह तरह की फ़्रॉक पहनी और ये सारी चीज़ें उसको याद आ रही हैं। अब आगे कह रही है कि उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल जो थे, रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। चलन का मतलब यानी उस समय सभी बच्चे इस तरह के ही कपड़े
पहनते थे कि क्या होता था कि जेब में रुमाल होता था और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाते थे जिससे बच्चे सुंदर लगते थे। और क्या करते थे, लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक। लेमन कलर का मतलब यानी कि नींबू के रंग का, है ना, नींबू के रंग वाला प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, यानी कि गर्म फ्रॉक जो ऊनी वस्त्र होते हैं और उस पर फर टकी थी, फर का मतलब झालर लगी हुई थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का, अंदर की कोटी प्याजी रंग की, और दूसरा ग्रे रंग का, और उसके साथ क्या था, सफ़ेद कोटी। इस बारे में लेखिका बात कर रही है। आगे लेखिका कहती है, अपने उन कपड़ों के बारे में आगे बताती है कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। स्टॉकिंग यानी मोजे से जो ऊपर तक पहने जाते थे वो स्टॉकिंग कहलाते थे। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, यानी लेखिका जब छोटी थी तो अपने मोजे उसको खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी कि आपके कुछ कपड़े आपको खुद धोने होते हैं। लेखिका ये बताना चाहती है कि मैं अपना कार्य स्वयं करती थी, हर कार्य नौकरों के ऊपर नहीं होता था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, किस में, यानी अपनी ड्रेस को धोने में, अपने मोजों को धोने में। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे, क्योंकि इतवार का मतलब छुट्टी वाला दिन, रविवार यानी संडे। संडे के दिन ऐसा काम इसलिए करते थे कि मंडे से स्कूल जाना है। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, यानी कि जितना ज़्यादा जूतों पर ब्रश मारते थे उतना ही ज़्यादा पॉलिश की चमक उभरने लगती थी और जूते जो थे वो चमकने लगते थे। आगे कह रहे हैं कि सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सर्वर जो ये एक मेरे ख्याल से लेखिका का दोस्त होगा कि जिसको शायद वो बताते हुए इस घटना को याद कर रही हैं कि सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि सॉरी हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, यानी कि अब बहुत से जूते ऐसे भी आते हैं जिनमें पॉलिश करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं, यानी इस समय जो जूते आ रहे हैं वो काफ़ी आरामदेह हैं, और जो पहले जूते बनते थे वो अच्छे किस्म के नहीं हुआ करते थे। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, यानी पहले जो जूते इस तरीके होते थे, नए जूते जब पहनते थे तो हमारे पैरों में छाले हो जाते थे। लेखिका यहाँ पर ये बात कह रही है कि छालों का इलाज शुरू हो जाता था। आगे देखिएगा, आगे वो लेखिका क्या कह रही है। आगे कह रही है कि जब कभी लंबी सैर पर निकलते थे, जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रख लेते थे। रुई क्यों रख लेते थे, रुई अपने जूतों के आगे लगा ले, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, यानी जैसे ही जूते काटने लगते थे तो लेखिका अपने जूते के अंदर रुई रख लेती थी जिससे कि उसका काटना बंद हो जाता था। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। लेखिका जब ये लिख रही है और जब इस समय आप लोग बच्चों इस पाठ को पढ़ रहे हो तो कह रहे हैं, क्या कहा लेखिका ने, कृष्णा सोबती जी ने, कि हमारे और तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। अब लेखिका अपने बचपन की बातें और आपके बचपन की बातें इन दोनों को मिलाना चाहती है कि जब आप इसको पढ़ो तो क्या होता है। देखो, हम हर शनिचर, शनिचर का मतलब यानी शनिवार को, जिसको आप अंग्रेजी में सैटरडे कहते हो, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल कहते हैं जैतून के तेल को, या कैस्टर ऑयल कहते हैं बच्चों अरंडी के तेल को, है ना। तो क्या करना पड़ता था, पीना पड़ता था। पहले ये माना जाता था कि बच्चों को एक या दो जो ढक्कन है ये कैस्टर ऑयल पिलाया जाए जिससे कि वो हेल्दी बने और उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। ठीक है, यह एक सुबह मुश्किल काम था। सनीचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। आजकल तो बच्चे ये चीज़ पीते नहीं हैं, लेकिन पहले के ज़माने में लोगों को लगता था कि जो ऑयल होता है उसमें एंटीसेप्टिक ज़्यादा होते हैं और हमारी बॉडी उससे सुरक्षित रहती है। तो लेखिका इसलिए यहाँ पे कह रही है कि शनिवार आते ही आते मैं याद आ जाता था, आज तो मैं फिर से एक ऑयल पीना पड़ेगा। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे। इसका मतलब क्या है, यानी जो आजकल जैसे आप लोग दवाई लेते हो तो उसमें 5 ml 10 ml लगा रहता है, वैसे ही लेखिका कह रही है। तो वैसे ही लेखिका क्या कह रही है, वो कह रही है कि उनके ऊपर क्या लिखा रहता था, निशान पड़े रहते थे। किनके ऊपर, शीशियों के ढक्कन के ऊपर। उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मितली का मतलब उल्टी,
उल्टी सी आने लगती थी, वॉमिटिंग उसको लगती थी कि होने लगेगी, आज तो तेल पीना पड़ेगा शनिवार को। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखक मतलब उनके घर वाले ये कह के उनको पिलाते थे कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल कि ठीक रहोगी, स्वस्थ रहोगी, इस तेल को पी लो। तो वो सोचती है कि ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यानी लेखिका अपने बचपन की घटनाओं को याद करते हुए और आपके बचपन की घटनाओं से कंपेयर करती है। कह रही यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई थीं। लेखिका कह रही है कि मेरे और आपके बचपन की जो दिलचस्पियाँ थीं वो भी बदल गई थी। क्या क्या बदल गई थी, तो आइए देखते हैं। तो जो चीज़ें बदली थी उसके बारे में लेखिका ने आगे जिक्र किया है। क्या किया है कि याद रहे उन दिनों से मतलब लेखिका अपने बचपन की घटना को याद करके कहती है, घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। अब आजकल तो हम लोगों के ज़माने में सभी चीज़ें हैं। रेडियो रेडियो तो आप कम बच्चों ने ही देखा होगा, लेकिन सॉरी, लेकिन बाकी बच्चों ने तो टेलीविज़न तो सभी के घर में होगा आजकल तो, है ना। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। लेखिका कह रही है कि हम जो बचपन में कुल्फ़ी खाया करते थे आज वो आइसक्रीम के नाम से जानी जाती है। वैसे तो आज भी हम लोगों को कुल्फ़ी मिलती है, मैंने तो खाई है, हो सकता है बच्चों आपने भी खाई हो, है ना। और कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है। यानी कि हम लोग कचौड़ी समोसा खाते थे, आजकल बच्चे पेटीज़ खाते हैं। बात वही है, उसमें भी मैदा है और अंदर आलू भरे होते हैं, और समोसे और कचौड़ी में भी आलू भरे होते थे। तो ये चीज़ें बदल गई हैं। शहतूत और फालसे, खसखस के शरबत, कोक पेप्सी में, यानी कि उसके घर पे क्या होता था, जब गर्मी आती तो खसखस का शरबत बनाया जाता था। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारे घर मेहमान आता है, हम कोको कोला या पेप्सी से उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए हानिकारक है। पेप्सी और कोक जो है वो हमारे लिए हानिकारक है। आगे कहते हैं उन दिनों उन दिनों कोक नहीं लेमनेट या बिमटो मिलती थी। यानी जो कोको कोला और पेप्सी है जो इस समय चलन में है, वो लेखिका के समय में कोक की जगह क्या मिलती थी, लेमनेट मिलती थी ठंडे में, और विमटो मिलती थी। ये उस समय की कंपनियों के नाम हैं जो लेखिका को ठंडे रूप में मिलती थी। ठंडा कुछ पीने का मन करता था तो पेप्सी और कोको कोला की जगह लेमनेट और विमटो मिलती थी। आगे देखते हैं लेखिका क्या कह रही है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। बेंगर्स और डेवको रेस्टोरेंट, ये वहाँ के उसके नाम है, किसके, रेस्टोरेंट के, ठीक है। तो रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। कहाँ पे, शिमला में, जब लेखिका अपनी शिमला की घटना को याद करती है, और नई दिल्ली में, ठीक है। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। यानी कि लेखिका अपने आप को बता रही है कि जब मैं शिमला में थी तो हमारी और हमारे भाई की ड्यूटी कहाँ लगती थी, ब्राउन ब्रेड। आज भी मिलती है ना, वाइट ब्रेड होती है और ब्राउन ब्रेड होती है। तो ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी उन दोनों भाई बहनों की लगती थी। आगे लेखिका इसके बारे में बता रही है। क्या बता रही है कि हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। लेखिका का घर जो था वो मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई, गिरजा मैदान तक जाते मैदान तक पहुंच जाते, वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर। यानी कि लेखिका का जैसे जहाँ घर था तो वहाँ कहते थे कि एक छोटी सी चढ़ाई चढ़े, गिरजा मैदान पहुँच गए, और वहाँ से क्या होता था, वहाँ से उतराई उतरते 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 कहाँ पे आ जाते थे, इस मॉल पे आ जाते थे, ठीक है। तो चूँकि शिमला की तो आप जानते हो, शिमला में पहाड़ियाँ होती हैं ऐसे ऐसे, है ना, होती है ना। तो वो कहती थी कि मैं ऐसे ही, हम लोग बचपन में जाते थे और तो खूब उतरते चढ़ते उछलते कूदते क्या करते थे, मॉल तक पहुंच जाते थे और ब्राउन ब्रेड लेकर अपने घर आ जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। कन्फेक्शनरी काउंटर क्या होता है, यानी कि मॉल के बाहर जो काउंटर था उसमें डिब्बे में, ट्रांसपेरेंट डिब्बे में पेस्ट्री रखी रहती थी और चॉकलेट रखी रहती थी, जिसकी खुशबू कैसी थी, मनभावनी। मनभावनी का मतलब मन को अच्छी लगने वाली। आगे लेखिका अपने बचपन की घटनाओं को याद करते हुए क्या कहती है, वो कह रही है कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खाने को मिलती थी। कितनी बार, केवल एक बार। खरीदने की छूट दी जाती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। सभी बच्चों को अच्छा लगता है बचपन में कि मुझे टॉफ़ी चॉकलेट खाना। लेखिका भी अपने बचपन की बातें कर रही है ना। मैं चॉकलेट लेकर
खड़े खड़े कभी न खाती थी, यानी लेखिका ने कभी भी खड़े होकर चॉकलेट नहीं खाई। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी, यानी कि जो उसके घर में एक बोर्ड था उस वहाँ पे किनारे रख देती थी, और रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। होता है ना, ऐसा आप लोग भी करते होगे कई बार। जो चीज़ आपकी फेवरेट होती होगी वो आप बहुत मस्ती से बाद में आराम से मज़े ले लेके खाते होगे कि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म नहीं करना है। या घर में भाई बहनों को भी चीज़ मिलती है तो लगता है सबकी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम खाएंगे, है ना। ऐसा ही तो होता है। तो देखते हैं आगे लेखिका क्या लिख रही है। लेखिका ने आगे लिखा है कि मज़े ले लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते। काफल बेटा वहाँ का एक फल होता है ना। जैसे यहाँ पे फालसे अपने यहाँ मिलते हैं या जामुन मिलते हैं, ऐसे ही वहाँ पर एक काफल फल था, वो बहुत याद आते। कैसा था उसका स्वाद जो था बच्चों, वो खट्टा मीठा था, एकदम लाल रंग के होते थे, कुछ गुलाबी होते थे, रस भरी और कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। वहाँ के फलों की याद कर रही है वो। और एक चेस्टनट, एक और गजब की चीज़। चेस्टनट जैसे अपने यहाँ मूंगफली होती हैं वैसे ही वहाँ पे चेस्टनट होते हैं, ठीक है। आग पर भूने जाते थे, जिनको चिलगोजे भी कहा जाता है, और फिर छिलके उतार कर मुँह में। ये मूंगफली की तरह ही होते थे, यानी ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं बच्चों ये चीज़ें। तो लेखिका चूँकि शिमला में थी तो शिमला की चीज़ों को याद करते हुए वहाँ के फल क्या है, काफल जैसे वहाँ का फल था, और रस भरी गुलाबी उसके कलर वगैरह के बारे में बात कर रही है लेखिका। और क्या कह रही है कि चेस्टनट, चेस्टनट का मतलब हमारी मूंगफली जैसा ही एक वो होता है जिसको चिलगोजा भी शायद कहते हैं, ठीक है। चने जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण। यानी बचपन में बच्चों को खाने पीने की चीज़ें बहुत याद रहती हैं। चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है ना। आपने भी देखा होगा, फिल्मों में भी एक गाना सुना है कि चना जोर गरम बाबू मिलाया मज़ेदार। आगे कहती है पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। निरा का मतलब खूब, निरा शब्द का अर्थ क्या है, खूब। खूब हाथों का कमाल है कि बहुत अच्छे से वो पुड़िया बनाते हैं उसको बेचने वाले। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली में पहुंच जाएं। आपने कई बार खाए होंगे, कभी भी इस तरह की पुड़िया में आप कहीं घूमने जाते हैं, पार्क वगैरह में जाते हैं, तो अक्सर ऐसा ही होता है कि आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं खाने के लिए। तो आगे क्या कह रही है लेखिका कि नीचे से तिरछी लपेटते हुए और चौड़ी आसानी से हाथ में पहुंच जाते थे। एक वक्त था जब फिल्म का गाना क्या था, चना जोर गरम बाबू मिलाया मज़ेदार, चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। क्योंकि जैसे ही चने जोर गरम वाला आता था और ये गाना एक फिल्म का भी था, तो बच्चे बहुत मस्ती से इस गाने को गाते थे और चना जोर गरम खाया करते थे। सॉरी। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। बुरकवाने का मतलब होता है छिड़कवाना, है ना, कि जो पुड़िया होती थी अच्छा सा मसाला डाल दो चना जोर गरम में, मज़ा आ जाएगा। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। यानी वैसे भी ये होता है जब आप लोगों की भी कई बार छुट्टी होती है, आप रास्ते में कोई चीज़ खाते हुए जाते हो तो उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। लेखिका भी वही बात कर रही है कि हम लोग उस पर अच्छा सा मसाला डलवा लेते थे और खाते हुए चले जाते थे। आगे कह रही है लेखिका कि छुटपन में हमने शिमला रिज पर, रिज का मतलब होता है पहाड़ी, और कैसी पहाड़ी, यानी पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा, जैसे ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ठीक है, और इस पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा ये क्या कहलाता था, रिज। तो रिज पर हमने बहुत मज़े किए। क्या क्या किया, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। कौन सा मौका मिल जाता था कि शिमला रिज पर जाने का। आगे देखते हैं लेखिका क्या कह रही है। आगे जो है वो लेखिका बताती है कि हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल, ननिहाल तो जानते हो नानी के घर को कहते हैं। ननिहाल के जो घोड़े थे वो खूब हृष्ट पुष्ट, हृष्ट पुष्ट का मतलब तंदुरुस्त और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी, यानी कि वो अपने बचपन में अपनी नानी के घर जब जाती होगी तो वहाँ के घोड़े की बात कर रही है, लेकिन लेखिका ने यहाँ पर पूरी बात नहीं की। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, एक पहाड़ था जिसका कि नाम था जाखू का पहाड़, ऊंची चर्च, ऊंचा चर्च, चर्च वहाँ पे बना था। चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता कि इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। वो अपनी लेखिका अपनी बातें बता रही है अपने बचपन को याद करते हुए।
आगे कह रहे हैं कि सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था। सूर्यास्त मतलब सनसेट है ना। हाँ, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते हैं। जो पहाड़ दिखाई दे रहे थे दूर से, वो अब गहराने लगे, क्योंकि शाम का समय होता तो अंधेरा होने लगा। और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, यानी रात हो गई। तो क्या होता है कि सूर्यास्त हुआ, सूर्य जैसे ही अस्त हुआ वैसे ही शाम हो जाती, तो लोग अपने घर में बत्तियां जला लेते हैं, बाजारों में बत्तियां जलने लगती हैं। उसकी घटना है। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। रिज मैंने बताया था कि पहाड़ का ऊपरी हिस्सा बहुत सुंदर लगता था, और माल की दुकानों के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। स्कैंडल पॉइंट जो है उसकी भीड़ के विषय में बता रहे हैं कि वहाँ उभरता हुआ कोलाहल का मतलब शोर। कोलाहल संस्कृत का शब्द है और वो शोर की बात कर रहे हैं। आगे देखिएगा क्या कहते हैं। आगे लेखिका ने कहा सर्वर। फिर उसने वहाँ सर्वर को संबोधित करते हुए कहा, सर्वर से संबोधित करके वो क्या कर रही है कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। यानी मॉल में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं कि घूमने जाते हैं। वहाँ छोटी छोटी ट्रेनें होती थी जिसकी लोग सवारी करते थे, मॉडल। लेकिन वहाँ मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ये सारा उसने कहाँ का वातावरण बताया है? स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने जो एक दुकान थी, और उस दुकान के आसपास एक शोरूम था। उस शोरूम में क्या था कि एक ट्रेन का जो डिब्बा था वो क्या था, लगा हुआ था, और लाल टीन की छत वाला स्टेशन। ये सारा उसने वहाँ का वर्णन कर दिया कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे। लेखिका करी कभी कभी हमें वहाँ पर हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उसकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यानी हवाई जहाज को उड़ता हुआ उसको क्या लगता था लेखिका को कि वो एक पक्षी है और अपने पंखों को फैलाकर उड़ रहा है। यह देखो वह गायब। यानी जब तक हम लोग उसको देखते थे तब तक इतनी तेज स्पीड हुआ करती थी उस एरोप्लेन की कि वो गायब हो जाता था। वो जो हेलीकॉप्टर था वो गायब हो जाता था, हवाई जहाज दिखाई नहीं देता था, क्योंकि हवाई जहाज की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, आगे क्या कहती है कि हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यानी एक दुकान के बारे में लेखिका बता रही है कि वह दुकान थी जहाँ मेरा पहले चश्मा बना था। आपने अभी देखा था शुरुआत में लेखिका एक चश्मा लगाए हुए थी, कृष्णा सोबती जी। वहाँ का डॉक्टर जो था, वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। यानी कि जहाँ पे वो जो एक दुकान के बारे में बात कर रही है तो कह रही है वहाँ के डॉक्टर कौन थे? अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? यानी कि जब छोटे बच्चे कम उम्र में चश्मा लगाते हैं तो सभी लोग पूछ ही लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी लेखिका अपने बचपन में बता रही है कि उसके जो चश्मा लगा हुआ था वो उसके बचपन से ही लगा हुआ था। ठीक है, बाद में उसके नहीं लगा था, छोटी थी तभी उसको लग गया था ये चश्मा। और इस चश्मे के बारे में क्या कहती थी? शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। क्यों अटपटा लगा? क्योंकि मेरे छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते। जब छोटा बच्चा चश्मा लगाता है तो सब लोगों को लगता है कि इसको कोई परेशानी होती है। तो वो कहते थे कि डॉक्टर साहब क्या कहते थे कि थोड़ी देर पहनोगे तो ये ऐनक उतर जाएगी, अभी लगाया है चश्मा, बाद में मेरे आंखें ठीक हो जाएंगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था। आश्वासन का मतलब होता है बच्चों भरोसा दिया था। क्या भरोसा दिया था? कि थोड़े दिन पहनोगी तो चश्मा उतर जाएगा। लेकिन चश्मा तो अब तक कभी नहीं उतरा, बस कम ही होता रहा, नंबर कम ही होता रहा। यानी कि उसके चश्मे का नंबर कम होता रहा। यानी आई साइड उसकी लगातार जो है वो कैसी होती रही, सुधरती रही, सुधार हुआ उसमें, लेकिन चश्मा उतरना कम नहीं हुआ। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। अब देखो यहाँ पे लेखिका जो बात कह रही है वो बहुत अच्छी कह रही है। कह रही है मैं खुद ही, आप ही का मतलब मैं स्वयं ही इसकी जिम्मेदार हूँ। यानी मेरे जो चश्मा लगा है
उसका कारण बता रही है। क्या बता रही है? जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर, आप दिन में अगर नहीं पढ़ाओगे, जो दिन में नेचुरल रोशनी होती है उसको छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी, तो इसके अलावा और क्या होगा। इसका मतलब लेखिका ये कहना चाहती है बच्चों आप लोगों से भी कि आप लोग दिन में पढ़ाई करें, ज़्यादा अंधेरे में रोशनी में पढ़ाई न करें। अंधेरा हो, रोशनी कम हो, तो उससे क्या होता है, आपकी आंखें वीक होती हैं। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो क्या हो गया, तो हुआ ये कि मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, कहा देखो देखो कैसी लग रही है। यानी भाई बहन तो होते ही हैं, अक्सर एक दूसरे से कुछ भी कह देते हैं, उनको छेड़खानी करते हैं, अरे तुम ऐसी लग रही हो, तुम वैसी लग रही हो, है ना। तो ऐसा ही होता है ना कि जो चाचा ताऊ के बच्चे होते हैं वो अक्सर कुछ भी कह देते हैं तो चिढ़ होने लगती है। तो उसने क्या कहा, उसके भाई ने उससे कहा कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे, दूर की, सूझे का मतलब दिखाई दे, दूर की मतलब यानी दूर तक का दिखाई दे। इसलिए लेखिका, ये देखो, ये लेखिका को आप देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा चश्मा लगा हुआ है लेखिका के। यही है कौन? कृष्णा सोबती जी। ये जो आप देख रहे हो चित्र में, ये कृष्णा सोबती जी हैं जिन्होंने ये संस्मरण लिखा है बचपन के बारे में। ठीक है, ताकि सूझे, दूर की, यानी कि आंखों पे चश्मा लगाया इसलिए कि मुझे दूर का दिखाई दे। यह नहीं लड़की को मालूम, यानी उनका जो चचेरा भाई था वो लड़की लेखिका के लिए कह रहे, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, है ना। वो अपनी बहन को ऐसे कह के चढ़ाता था। मैं खीजी का मतलब मुझे गुस्सा आया कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है ना। लेखिका जब सुनती थी अपने भाई के मुंह से ये, तो कहती थी लेकिन मुझ पर ये क्यों दोहराया, पर शेर बुरा न लगा। शेर का मतलब ये जो कविता है, जो शेर उसका भाई कहता था, वह उसको कभी भी बुरा नहीं लगा। आगे लेखिका कह रही है कि जब वह चाय पीकर चले गए, उनके जो भाई थे चाय पीकर चले गए, तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के मतलब शीशे के सामने खड़ी हो गई और कई बार अपने को देखा। लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी, यानी ऐनक उतारी और फिर पहनी। जो चश्मा लगा रही थी लेखिका, उसको लगाती थी और फिर उतारती थी, तो फिर क्या करती थी, फिर वो कहती थी कि देखती रहती। फिर वो बोलती थी, क्या बोलती थी, वो कहती थी सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, यानी कि वो शीशे में देख के सोचती थी कि अच्छा हाँ सही में सूरत तो ऐसी लग रही है। तो आगे कहती है कि मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर क्या कर लिया, सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, यानी कि जो उसका भाई जो उसको चिढ़ाता था उसका उसने टोपा अपने सिर पर लगा लिया। फिर क्या हुआ कि तब की बात मतलब लेखिका वही अपने बचपन की बात को फिर से तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है मेरा चश्मा, यानी आपने अभी देखा था चित्र में। तो जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। कई बार ये होता है ना, हम जिसको चश्मे में देखते हैं और वो व्यक्ति अगर चश्मा ना लगाए तो कुछ खालीपन सा लगता है ना। आगे क्या कहती है लेखिका, याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि शिमला में ठंड होती है ना। मैंने कई रंगों की जमा कर रखी हैं। क्या जमा कर रखी हैं? कई रंगों की टोपियाँ जमा कर रखी हैं लेखिका ने। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते का मतलब होता है आसान, है ना, आसानी से उपलब्ध होने वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका कह रही है कि पहले सर्दी होती थी तो क्या होता था कि लोगों को क्या पहनना पड़ता था, चुन्नियाँ पहननी पड़ती थी, सर के ऊपर दुपट्टा ओढ़ना पड़ता था। लेकिन अब धीरे धीरे सुविधा हो गई है और सब लोग क्या करते हैं, हिमाचली टोपियाँ पहन लेते हैं जब सर्दी लगती है। ये देखिए, ये लेखा है, इनका नाम कृष्णा सोबती, जिनका कि पाठ था बचपन। तो बच्चों, यदि आपको ये पाठ पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स अवश्य दें। और हाँ, यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वह भी मुझसे पूछ लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना, घर पर रहना। ठीक है बच्चों।